नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारतीय समाज से संबंधित जानकारी देंगे। भारतीय समाज से मुख्य परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का मुख्य परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का जो हो, चाहे कोई भी पीसीएस हो। सोशल इशू से प्रश्न तो आते ही हैं, नहीं सोशल इशू से संबंधित प्रश्न तो आते हैं ना भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से वही विषय हम समझाएंगे। इसका एक भारतीय समाज का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाएगा और जितने भी वीडियो हम भारतीय समाज से संबंधित बनाएंगे उस वीडियो में उस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, ताकि आपको आसानी से भारतीय समाज से संबंधित वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो भारतीय समाज के बारे में देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इसमें 10 लोग सुनेंगे तो हो सकता है कि 10 लोग हम जो समझाना चाह रहे हैं वो तो समझेंगे ही, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा भी समझ लेंगे। नहीं तो जो भी बातें रखी जाती हैं या कही जाती हैं, सामने वाला जो पाठक है, पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, वो किस तरीके से उसको समझता है इस पर भी निर्भर करता है। या फिर गीता में, बाइबल में कुछ लिख दिया गया, कुछ बता दिया गया और आने वाली पीढ़ियों तक उसे कैसे पहुंचाया गया, कब कैसे पहुंचाया गया, ये तो एक सोचने वाली विषय है ना। तो समाजवादी दृष्टिकोण के लोग कुछ अपने तरीके से पहुंचाए, सांप्रदायिक दृष्टिकोण के लोग अपने तरीके से पहुंचाते हैं, राष्ट्रवादी अपने तरीके से बात करते हैं। नहीं तो एक ही विषय को लेकर समाज को अलग अलग तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है। मेरा बस यही मानना है कि आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ो लिखो समझो और अपने तरीके से समाज को समझने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दिया और आप उसको मान लिए कि नहीं ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता रहा है। नहीं, कौन सी जानकारी किस रूप में आपके सामने आई है और उसकी हकीकत क्या है, ये तो जब तक हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझेंगे कैसे उस चीज़ पे हम कल्पना कर पाएंगे। नहीं समझेंगे तो बस हम कपोल कल्पना करते रह जाएंगे और सच्चाई से काफ़ी दूर रहेंगे। तो पहले तो भारतीय समाज को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय समाज की विशेषताएं, जिसमें धर्म, जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक हम समाज का मतलब समझ लें कि क्या होता है। ठीक है, भारतीय समाज से पहले हम समाज का जब मतलब समझने का प्रयास करते हैं, समाज के 3 ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक तो समाज में नियमों की एक व्याख्या होती है, नहीं सामाजिक नियम होते हैं, उसकी एक व्याख्या है। फिर समाज में जो लोग हैं उसके अंतः क्रिया का एक स्वरूप है और मूल्य आधारित व्यवस्था है, मूल्यों पर आधारित व्यवस्था। जैसे कहते हैं हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा सिद्धांत, नहीं मूल्यों पर आधारित व्यवस्था। ये तीनों चीज किसी भी समाज के अंदर पाई जाती है और भारतीय समाज के अंदर तो कुट कुट के भरा हुआ है। अब इसी को ओवरऑल हम इसी तीनों को हमने एक स्वरूप में, एक परिभाषा में क्या दिया है कि समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। तो समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो, जिसकी मूल्य व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यापार प्रतिमान, तौर तरीके हो तथा जिसके सदस्यों में नियमित अंतः क्रिया होती हो, क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। नहीं, इसी परिभाषा का मूल रूप जो है, उसका जो सेंटेंस है मैंने निकाल के यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। किसी भी समाज के अंदर नियमों की एक व्याख्या होगी, अंतः क्रिया का एक स्वरूप होगा, मूल्य आधारित व्यवस्थाएं होंगी। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो निश्चित रूप से मनुष्य भी की उत्पत्ति हुई, आगे जाके कालांतर में। और मनुष्यों की जो आवश्यकता है, आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है।
नहीं, मनुष्य जब पहली बार अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक पत्थर उठाया होगा और जानवरों को दे मारा होगा, तो जाने अनजाने उसने तो एक मिसाइल का खोज कर दिया होगा, प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग कर दिया होगा। हर चीज चला के मारने वाली चीजें मिसाइल ही तो है, प्रक्षेपास्त्र ही तो है। नहीं, संस्कृति में हस्तक्षेप हुआ होगा, समाज का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, तो हमारी और आपकी अनंत हसरतें हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम जो कुछ भी करते हैं विज्ञान है, और जो कुछ हम चीज का, जो भी कुछ हम करते हैं विज्ञान, और जो चीज साधन बनाते हैं, जिस चीज का साधन ढूंढते हैं अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी है। और उसी तकनीक के माध्यम से हम प्रकृति में हस्तक्षेप करते हैं और संस्कृति का निर्माण होता है, वहीं से समाज का तो उद्भव होता है। नहीं, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य एक समूह बनाता है, जो अंततः समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण, समाज के निर्माण में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर समाज के निर्माण में मनुष्यों का समूह जब बनता है, मनुष्यों का समूह जब बनता है और जब समाज का निर्माण होता है, तो निश्चित रूप से इन चीजों पर धीरे धीरे बात होना प्रारंभ हो जाता है और आपस में अंतरक्रिया भी होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारा सिस्टम मूल्यों पे आधारित हो जाता है। नहीं, इसी व्यवस्था को आगे समझने के लिए भारतीय समाज को हम ये देखेंगे कि आखिर इस व्यवस्था में क्या प्राचीनता एवं अस्थायित्व है। जो प्राचीनता है उसकी अस्थायित्व क्या है, चलिए सदियों से चलता आ रहा है, उसका आज के डेट में क्या प्रासंगिकता है, उसकी प्राचीनता एवं अस्थायित्व सामाजिक सिस्टम का, भारतीय संघ का, उसका अनुकूलशीलता, समय के साथ अनुकूल होने की जो क्वालिटी है हमारे भारतीय समाज में है कि नहीं है, सहिष्णुता का भाव देखने का प्रयास करेंगे, सर्वांगीणता का देखेंगे। नहीं, कि हमारा समाज सर्वांगीण विकास की बात करता है कि नहीं करता है, परिवर्तन के बीच सकारात्मक सोच की बात करेंगे, है ना, धर्म तथा भौतिकता का बेहतर संतुलन समझने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से ये समाज के कुछ मूल तत्व हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को आधार बनाकर हम भारतीय समाज की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषता है वो हमको समझना है। अभी मैं भारतीय समाज में आपको समाज का मतलब समझाया, अब मैं समझाने जा रहा हूं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो देखो, विशेषताएं तो कई हैं, उसमें से पहला विशेषता हमने लिया है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज में धर्म की बड़ा प्रधानता है। देखो, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हमारा धर्म है, हम सभी जानते हैं कि किस धातु से बना है, द्वि धातु से बना है। नहीं, और इसका मतलब होता है धारण करने योग्य। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मैंने कहने का मतलब यह है कि धर्म द्वि धातु से बना है और उसका मतलब होता है धारण करने योग्य। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो धारण करने योग्य क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म के रूप में अगर देखते हैं तो क्या ये धारण करने योग्य है? कभी आप हिंदू से कोई मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम से कोई सिख बन जाता है, सिख से कोई ईसाई बन जाता है, तो कभी ना कहीं उनको कभी ना कभी वो विचारधारा किसी समय में धारण करने योग्य नहीं लगा और वो धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन एक्चुअल में ये धर्म है ही नहीं। वास्तविकता तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो वो धर्म है जो हमें अपना कर्तव्य करना सिखाता है, नहीं कर्तव्य प्रायण जो बनना सिखाता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म द्वि धातु से जो धारण करने योग्य है। धारण करने योग्य क्या है? आपका धर्म ही तो है। धर्म का मतलब भारतीय संस्कृति में कर्तव्य से है। धारण करने योग्य, हम किसी भी धर्म में जाए क्या कर्म करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। तो स्व कर्तव्य के रूप में भारतीय समाज में धर्म का मतलब है आया है। ठीक है, एक्चुअल में जो आप हिंदू धर्म की जो बात करते हैं,
या मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, यह एक नैतिक मूल्य की एक व्यवस्था है, न कि एक भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म। तो धर्म की प्रधानता जो हमारे भारतीय समाज में है वो क्या है कि भारतीय समाज एक धर्म आधारित समाज रहा है, इसलिए आप भारतीय समाज पढ़ते समय धर्म को इग्नोर करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो भारतीय समाज एक धर्म आधारित समाज रहा है जहां धर्म ने मूल्य व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। धर्म ने मूल्य व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो कैसे धर्म को, भारतीय समाज को समझते समय, पढ़ते समय आप धर्म की प्रधानता को न रखें केंद्र में, तो समझना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय परंपरा में, देखिए मैं अभी जो समझा रहा था, भारतीय परंपरा में धर्म की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, धर्म का तात्पर्य भारतीय संदर्भ में क्या है? उच्च नैतिक मूल्य को ग्रहण करते हुए स्व कर्तव्य का पालन करना। उच्च नैतिक मूल्य को ग्रहण करते हुए स्व कर्तव्य का पालन करना, यह भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म का मतलब है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थात धर्म नहीं हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के रूप में न होकर नैतिक मूल्य की एक व्यवस्था रही है। तो जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो धर्म के रूप में न होकर नैतिक मूल्यों की एक व्यवस्था रही है। नहीं, ये भारतीय समाज के अनुसार इसका मतलब हुआ। लेकिन हम लोग धर्म का मतलब क्या समझ लेते हैं? नहीं, धर्म का मतलब जितनी भी कर्मकांडीय परंपरा है ना, जितना अनैतिक चीज पर अवस्थित चीजें उसको हम धर्म समझने लगे हैं। तो ध्यान रखेंगे, धर्म हमको नैतिक मूल्य की एक व्यवस्था देती है। आपका गांधी ने भी कहा कि स्वराज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्वराजी बनिए। तो स्वराज का मतलब क्या था? अगर स्वराज का मतलब है कि खुद पे राज करना, खुद को नियंत्रण में रखते हो, तो क्या जरूरी है सरकार का, प्रशासन का? इसके पक्ष में तो गांधी जी नहीं थे। नहीं, आज आप लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, सरकार के निर्देशनों का पालन करते हैं। गांधी जी का कहना था कि अगर हम सभी स्वराजी होते तो सरकार के निर्देशन की आवश्यकता ही नहीं थी, हम व्यवस्था को समझते हुए स्वराजी होकर घर में बैठे रहते। नहीं, तो खुद पे नियंत्रण है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गांधी के धर्म का मतलब कर्तव्य से ही तो था। नहीं, तो स्वराज आज के डेट में गांधी का बहुत प्रासंगिक है। आज स्वराज का पालन कर रहे हैं घर में बैठ के। नहीं, कितना नियंत्रण में है। 2 मिनट के लिए सरकार भी प्रतिबंधन लगा देती थी तो सड़कों पे आ जाते थे, संविधान खतरे में है, सब खतरे में है, धर्म खतरे में है, पता नहीं क्या क्या खतरे में है। तो हम लोग हमेशा से जो मूल चीजें हैं उसको न समझते हुए हम लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं, है ना, जो हमारे भारतीय धर्म का मूल है ही नहीं। हमारे भारतीय धर्म का मूल क्या है? स्व कर्तव्य। और कर्तव्य क्या होता है? अनैतिक या नैतिक? हमको नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्माण करना है। नहीं, अनैतिक हो जाना हमारा धर्म परंपरा तो नहीं सिखाता। ठीक है, भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर का आगमन, देखिए भारतीय परंपरा जब कर्तव्य से ही था धर्म का मतलब, तो भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर का आगमन, ईश्वर कहां से आया? तो भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर का जो आगमन है एक परिवर्तनीय घटना है, यानी शुरुआती घटना नहीं है, एक चेंज है ना। अब ईश्वर की भी उपस्थिति कैसे है धर्म में, अपने परंपरा में? तो ईश्वर की भी जो उपस्थिति है एक नैतिक प्रहरी के रूप में हुई है। भारतीय परंपरा में धर्म में जो ईश्वर का आगमन है वह परिवर्तनीय घटना है जरूर, लेकिन किस रूप में? एक नैतिक प्रहरी के रूप में। कोई भगवान सब देख रहा है ना, गलत मत करना, पाप मत करना, है ना, चलो इंसान नहीं तो भगवान तो देख रहा है ना। ये सब क्या है? नैतिक प्रहरी के रूप में।
नहीं, हम भगवान से डरते हैं ताकि हम नैतिक कार्य कर सकें, अनैतिक कार्यों से बचें, शुभ काम करें, अशुभ कार्यों से बचें। नहीं ना तो नरक में जाओगे, अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। नहीं तो निश्चित रूप से ये लगभग धर्मों में ऐसी चीजें हैं। तो नैतिक प्रहरी के रूप में हुई है जो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुरूप, देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, जो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करता है। गलत कार्य करोगे तो गलत फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, है ना। बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल कौन देगा? ईश्वर देगा। नैतिक प्रहरी के रूप में भारतीय परंपरा में जो धर्म में ईश्वर का पदार्पण हुआ, किस रूप में हुआ इसको भी समझिएगा। ईश्वर का पदार्पण हमारे धर्म में जरूर हुआ है परिवर्तनीय घटना के रूप में, लेकिन किस रूप में हुआ उसको तो संदर्भित करने की आवश्यकता है कि नहीं? तो हम लोग तीर का ताड़ बनाते रहते हैं। कोई ना कोई समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब चीजों की व्यवस्था करनी जरूरी होती है। वही कालांतर में, अब ये चीज तो सही दृष्टिकोण से हुआ, लेकिन कालांतर में क्या हो गया आगे चल के? कालांतर में धर्म का तात्पर्य किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास एवं उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था से हुआ है। नहीं, अब इसी कर्मकांड में कुछ चीजों पर विवाद होता रहता है, तो बाद में जाके चीजें काफी बदली हैं। भारतीय समाज के विभिन्न संस्थाओं के निर्माण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मूल्य व्यवस्था, संस्कृति, परिवार, विवाह, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सभी का मुख्य स्रोत धर्म ही तो है। अब इसी चीज का मैंने फिगर के रूप में समझाने का प्रयास किया है। क्या धर्म का मूल सोर्स क्या है? धर्म को मैंने जड़ में रख दिया है, ठीक है, और इसका जो सोर्सेस है, इस जड़ से जो प्लांट बना है, जो शाखाएं बनी है, उसका मूल व्यवस्था क्या है? धर्म का नैतिकता, समग्र संस्कृति की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है, परिवार में जो संयुक्त परिवार की बात है, यह संयुक्तता की जो भावना आई इसी की देन है। नहीं, आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है, धर्म से ही निकला है। राजनीतिक जो है, राजा पंच परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं धर्म का ही सोर्स है। सब तो धर्म के ही मुताबिक इन सभी नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। नहीं, क्यों नहीं किया जाए? आखिर आपका क्या दिशा होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, किस राह पे चलना चाहिए, ये तो निश्चित रूप से समाज को एक सुचारू तरीके से चलाने के लिए चीजें होनी ही चाहिए। इसका सकारात्मक व्याख्या की आवश्यकता है, न कि इसका नकारात्मक व्याख्या करके हम समाज को तोड़ने का प्रयास करें, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, बिना अर्थ कतनों बड़ा धार्मिक आदमी है, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, मुस्लिम धर्म की बात कर लीजिए, कतनों बड़ा धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन आदमी को भौतिक सुख का लालच दे के ही स्वर्ग की बात की जाती है ना। अगर हम 72 हूरों की बात कर रहे हैं तो कहा तो जन्नत में ही नसीब हो, क्या है? भौतिकवादी दृष्टिकोण है। नहीं, स्वर्ग में कल्पतरु वृक्ष है, तो कामधेनु गाय है, कुछ मांग लीजिए मिल जाता है, ये सब क्या है? आदमी के जो वो आदमी का जो लालच जो सबसे उसका कमजोर पॉइंट होता है, वही चीज तो दिखा के आपके स्वर्ग और नरक की लोग बात कर रहा है और जन्नत की बात कर रहा है। हूर नूर, ये कौन आध्यात्मिक बात है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्था को या जो बातें कही गई हैं उसको किस रूप में लोगों के सामने रखा गया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। बाजारी अर्थव्यवस्था भी देखिए, मैंने कहा था कि आर्थिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं धर्म की महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है व्यवस्था में भी रही है, ठीक है। अगर संस्कार है तुम करते हो, मान लो तुम विवाह संस्कार करते हो, मान लो तुम जनेऊ का उपनयन में संस्कार करते हो, तो तुम्हारे उपनयन में लोग बाद में आएंगे, तुम्हारे विवाह में लोग बाद में आएंगे, उससे पहले बाजार में जाएंगे। नहीं, तो संस्कार के माध्यम से तो हम लोगों ने या हमारी धार्मिक परंपराओं या कर्मकांड ने कहीं ना कहीं एक बाजारी व्यवस्था को जन्म दे दिया, खरीदारी, बिक्री। तो आप इस दृष्टिकोण से भी तो देखेंगे, ठीक है। तो बाजारी अर्थव्यवस्था में मुख्य नाभिक तो परिवार ही है, जो भी पारिवारिक परंपरा है उसी में जुड़ा हुआ है, और मूल व्यवस्था
जो बाजारी अर्थव्यवस्था का क्या है, भौतिकवादी, उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी। नहीं, भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक, उपभोक्तावादी। देखिए आजकल हम सभी कहीं ना कहीं पहले के अपेक्षा इस लॉकडाउन में थोड़ा उपभोग कम हुआ है। खाना तो खा ही रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, रोज खरीदते थे। नहीं, तरह तरह की चीजें मार्केट में निकलते थे तो खरीदते ही थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति पर कितना बड़ा फर्क पड़ा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल रिसेशन आ गया। नहीं, तो कहीं ना कहीं धर्म ने उपभोक्तावादी संस्कृति को भी, व्यक्तिवादी संस्कृति को भी, भौतिकवादी संस्कृति को भी जन्म दिया। बिना इसे तो बाजारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं धर्म का सोर्स तो बाजारी अर्थव्यवस्था भी है। नहीं, आगे हम लोग भारतीय समाज की मुख्य विशेषता को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा समझना होगा कि वर्तमान में जो धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं वो लगभग उसके दो पक्ष हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में धर्म व्यक्ति के जीवन में पुनः हस्तक्षेप कर रहा है। धर्म के दो पक्ष हैं, ध्यान रखिए। कितने पक्ष हैं? दो पक्ष। आंतरिक पक्ष तथा बाहरी पक्ष। तो जो आंतरिक पक्ष क्या है? आंतरिक पक्षों में दया, प्रेम, करुणा आदि उच्च नैतिक मूल्यों को समावेशित किया गया है। जो आंतरिक पक्ष है वर्तमान में धर्म का, वही महत्वपूर्ण है। आंतरिक पक्ष क्या है? दया, प्रेम, करुणा, उच्च नैतिक मूल्य को समावेशित करना। तो ये सारी चीजें आंतरिक पक्ष, ये है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जबकि धर्म का जो बाह्य पक्ष है उसमें आ गया कर्मकांड, ये बाह्य पक्ष है ना। कर्मकांड की एक व्यवस्था है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान, है ना। ये धर्म के बाह्य पक्ष हैं। सबसे ज्यादा विवाद बाह्य पक्ष को लेकर है, आंतरिक पक्ष को लेकर कहां है। ठीक है, आंतरिक पक्ष को अगर हम लोग फॉलो कर ले तो फिर तो सब स्थापित हो ही जाएगा। विवाद तो बाह्य पक्ष को लेकर है। नहीं, खैर इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितना भटकाव है। मूल सिद्धांत पढ़ लीजिए और आज की व्यवस्था को पुटअप कर दीजिए, लगता है कि कितना भटक गया है लोग अपने मार्ग से। नहीं, व्यवस्थाएं अपने मार्ग से कितनी भटक गई है। खैर, वर्तमान में धर्म सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों भूमिकाओं में कार्य कर रहा है। महत्वपूर्ण यही है, वर्तमान में जो धर्म है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाओं में अपना कार्य कर रहा है। और इसका जो सकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक, यहां पर मैंने पॉइंट वाइज दे दिया है। सकारात्मक पक्ष क्या है धर्म का? कि वर्तमान में कि धर्म एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा मानव की भलाई के कार्यों में बढ़ चढ़कर भूमिका, यानी कि जो मानव का कल्याण है, जो मानव की भलाई है, ये धार्मिक संस्थाओं द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं मानव कल्याण में दिव्यता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, वैसे भी लेती है। नहीं, कई कई धार्मिक संस्थाओं का ट्रस्ट चल रहा है। दूसरा, वर्तमान में इसका क्या सकारात्मक पहलू देखने को मिलता है कि धार्मिक अंधविश्वास एवं अतार्किकता की मान्यताओं में थोड़ी कमी आई है। ठीक है, पहले जैसा तो अंधविश्वास नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान में कमी आई है। तीसरा, मानवता का धर्म, धर्म का नवीन संदर्भ, मानवता। वैसे भी संसार में एक ही धर्म है, मानव धर्म। ठीक है, और एक ही व्यक्ति सेकुलर है, ईश्वर, और कोई सेकुलर नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेकुलर नीतियां हो सकती हैं, पॉलिसी हो सकता है, सेकुलर कहाँ कोई व्यक्ति है। सब ऊपर वाला है, सब अपने अपने फायदे से, अपने अपने अप्रोच से, अपने अपने संदर्भों से बात कर रहे हैं। नहीं, तो निश्चित रूप से जो सेकुलर हो सकता है ईश्वर, उसको भी हमने संकेतों में बांट दिया है। आजकल तो धर्म लगता है जैसे ये हो गया हो, ये हो गया हो, ये हो गया हो। नहीं, तो धर्म को जो हमने संकेतों में बांटा है ना, ऐसा लगता है कि संकेतक चीजें ही धर्म है, लेकिन धर्म की मूल चीजें कहीं और है, भटक हम कहीं और रहे।
नकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू वर्तमान में क्या है कि बहुधार्मिक समाज में धर्म के नाम पर संघर्ष में काफी वृद्धि हुई है। धर्म के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और दिख भी रहा है, इसी से छूट भी नहीं रहा ये सब बातें नहीं। खैर, धर्म का बाजारीकरण हुआ है, ठीक है, धर्म के नाम पर राजनीति में वृद्धि हुई है, ये नकारात्मक पक्ष है। नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति में वृद्धि, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय में परस्पर विश्वास और सद्भाव में कमी आई है। बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों में परस्पर विश्वास में क्या है, विश्वास और सद्भाव में कमी आई। ये नकारात्मक पक्ष है वर्तमान में धर्म के, ठीक है। धर्म के नाम पर नव आतंकवाद, नया आतंकवाद का कॉन्सेप्ट है, नवीन स्वरूप की उपस्थिति हुई है। धर्म के नाम पर आतंकवाद को जस्टिस लोग करने का प्रयास कर ही रहा है। पता नहीं लोग भटके हुए लोगों को भी धार्मिक हिसाब से, है ना, जस्टिस करने का प्रयास करते हैं। अगर वो भटके हुए लोग हैं तो लोग आगे आए और बताएं कि वो भटके हुए लोग हैं। नहीं, जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तो तब कैसे हमको आज की वर्तमान व्यवस्था पर, है ना, विश्वास होगा। जो धर्म का वर्तमान स्वरूप है उसके सकारात्मक पक्षों पे कैसे विश्वास होगा, है ना। तो अगर ये दोनों चीजें देखें तो सकारात्मक पहलू है, लेकिन सबसे ज्यादा असर नकारात्मक पक्षों का है। नहीं, समाज को खतरा इस नकारात्मक पक्ष से है, सकारात्मक पक्ष से नहीं। और हम तो देख रहे हैं समाज के अंदर आज के डेट में कि नकारात्मक पक्ष ज्यादा हावी हो रही है भारतीय समाज में, ठीक है। इसलिए जरूरी था कि आप इन सब क्लासों को, इन सब संदर्भों को समझें और उचित वार्तालाप अपने समाज में अपने लोगों से कर सकें, ठीक है। भटके हुए लोगों की भांति बात नहीं करना, ठीक है। आगे हम लोग भारतीय समाज में तो ये धार्मिक पहलू थे, आगे हम लोग देखेंगे भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, भारतीय समाज में जाति की व्यवस्था, ये सब देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो हमको लगता है कि जो धार्मिक पहलू है आप समझ ही गए होंगे। भारतीय समाज की जो विशेषता है उसमें धर्म की प्रधानता तो है ही, साथ ही वर्ण व्यवस्था का भी एक अपनी समझ है। उसके बाद आपको जाति व्यवस्था भी एक मसला है भारतीय समाज की विशेषता का। तो भारतीय समाज की कल्पना करें और धर्म की बात न करें, वर्ण व्यवस्था की बात न करें, जाति की बात न करें तो थोड़ा बेमानी सा लगता है। नहीं, इसे समाजशास्त्री ने कहा भी था कि भारतीय समाज को जानना चाहते हैं तो इसकी जाति, प्रथा, वर्ण व्यवस्था को तो समझना ही पड़ेगा। तो खैर, मेरा यह मसला मानना है कि आप वर्ण व्यवस्था का मतलब समझिए। अब देखिए, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण रहा, हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। नहीं, आखिर वर्ण व्यवस्था का वो कौन से सकारात्मक पहलू को समझते थे जो हम लोग नहीं समझ पाते थे। वर्ण व्यवस्था से आपत्ति किसी को नहीं है, जाति व्यवस्था से हो सकती है, वर्ण व्यवस्था से नहीं। अभी आप खुद ही देख लीजिए, लगता है कि देखिए वर्ण श्रम विभाजन का एक तरीका है। अब मैं टीचिंग कराता हूँ, अब हमको आप कहिएगा कि नहीं आप टीचिंग नहीं, आप साइकिल बनाइए, तो हमको तो पढ़ाने आता है, साइकिल बनाना तो नहीं आता, तो हमको उसको खास तरीके से ट्रेनिंग लेना होगा। हमको पढ़ाने में हम एक्सपर्ट हैं, आप साइकिल बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई बिजनेस करने में एक्सपर्ट है। तरह तरह के समाज में लोग हैं, अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने विधा में एक्सपर्ट है और किसी को किसी से कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप कर्म कर रहे हैं वैसा आपका वर्ण हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर आधारित था। तो देखिए, श्रम विभाजन का एक तरीका था वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण गुण और कर्म पर आधारित था। इस तरह था गुण और कर्म, ब्राह्मण अपने गुण और कर्म से, क्षत्रिय अपने कर्म और गुण से, वैश्य अपने कर्म और गुण से, शूद्र अपने कर्म और गुण से। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी प्रकार का कोई सामाजिक वैमनस्य नहीं था, सामाजिक विषमता नहीं थी। नहीं,
इस चीज को भली भांति समझ लें। ठीक है, तो इसी प्रारूप को मैंने यहां पे लिखने का प्रयास किया है कि प्राचीन भारतीय समाज में श्रम विभाजन की एक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी। श्रम विभाजन की एक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्यों का बंटवारा उसके गुण और कर्म के आधार पर किया जाता था। गुण और कर्म के आधार पर आप आज कलेक्टर बन जाते हैं, आप अच्छे से पढ़िए लिखिए आईएएस बन जाता है, अच्छा कर्म करता है कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब कोई आप आज ही के डेट में चपरासी कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज हमारे समाज में हम किसी को कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कीजिए तो बड़ा भौचक्का सा रह जाता है, जब आप आईएएस की तैयारी, आईएएस हमारे से ना होता हम रेलवे के ग्रुप डी की ना तैयारी करेंगे, हम खुद ही चपरासी का पोस्ट चुन रहा है तो क्या करें। तो कोई हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कर्म, वो भी एक कर्म है, वो बड़ा और छोटा नहीं है। बड़ा और छोटा उसमें अंतर करने वाले लोगों में दिक्कत है, दृष्टि में जो सही दृष्टिकोण से किसी पद को देखते हैं उनको उसमें दिक्कत है। नहीं, सभी प्राणी, जो लोग भी जहां भी जिस स्तर से काम कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए कोरोना वायरस में जो सफाई कर्मी उनका कितना स्वागत हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। तो सभी अपने अपने जगह पर फिट है। आप कृष्ण के जीवन से सीख लीजिए। एक जगह श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं तो ब्राह्मण लगते हैं, जब चक्र उठा के किसी का संहार करते हैं तो क्षत्रिय लगते हैं, जब वो ग्वाला के रूप में जब गौओं का पालन करते हैं तो वैश्य, और जब वो अर्जुन का सारथी बनते हैं तो शूद्र। श्री कृष्ण का कैरेक्टर देखिए, हर वर्ण में है, हर जगह हाजिर है। नहीं तो हमको उस चीज को, आज भी ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी, ग्रेड डी है कि नहीं? आज आप सर्विस करने जाते हैं, ग्रेड ए, बी, सी, डी, आप उसी तरह का वर्ण व्यवस्था को समझिए। लेकिन जैसे ही इस व्यवस्था को आप सर्टिफिकेट व्यवस्था से, जन्म से जोड़ दीजिएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। आज भी ग्रेड ए, बी, सी, डी से किसी को दिक्कत नहीं। कौन ग्रेड ए का जॉब लिया, बी का लिया, सी का लिया, डी का लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी अपने अपने जगह पे देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आप देखिए कि नहीं वो कलेक्टर है, वो चपरासी है, आप दोनों जगह पे अपने अपने काम कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कीजिए। ठीक है, तो अगर आज भी अंतर करना चाहेंगे, अब शूद्र को अगर वर्ण के रूप में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाति के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत बात की चीज है। ठीक है, इसमें वर्ण एक इकाई की और वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण एक इकाई की तरह है, यह इकाई की तरह थी। और वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्णों का व्यवस्था किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े थे, शूद्र जो सेवा से जुड़े थे। नहीं तो आज भी आप ग्रेड डी जॉब करते हैं तो वो भी तो जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो अपने ऊपर वाले कर्मचारियों की सेवा के लिए ही जाते हैं। नहीं, आज की व्यवस्था बहुत चेंज है, तब की व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, हाँ, बीच में जो छुआछूत, जो सामाजिक कुरीतियां आई, उस पर आपत्ति है, उस पर बात कीजिए, उस पर सुधार की बात हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन वर्ण व्यवस्था को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल एक ढांचा पे मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि वर्ण व्यवस्था एक प्रगतिशील व्यवस्था थी। सीधे मैंने लिखा कि वर्ण व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? प्रगतिशील व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें गुण और कर्म के आधार पर कार्य का बंटवारा किया गया था। गुण और कर्म के आधार पर कार्य का बंटवारा किया गया था, इसलिए वर्ण व्यवस्था एक प्रगतिशील व्यवस्था थी। ठीक है, आज भी गुण और कर्म के आधार पर आपको जहां जाना चाहते हैं जाइए, आप कलेक्टर बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत कीजिए, कौन रोक लेता है आपको? नहीं तो निश्चित रूप से समाज में इस व्यवस्था को लागू होना ही चाहिए था, और आज भी है। दूसरे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के रूप में नहीं है, आज ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी के रूप में है। हम तो वही समझते हैं भाई। ठीक है, बंटवारा किया गया था न कि अनुमानसिकता के आधार पर। ये जो अनुमानसिकता के आधार पर नहीं था वो, लेकिन जो आगे जाके वो अनुमानसिकता के आधार पर आ गया, यही कुरीतियां समाज में जो आई, इस पे एक सवाल बनता है, प्रश्न चिन्ह यहां पे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयास, ध्यान रखिएगा, स्वयं के प्रयास से अपने कर्मों के अनुरूप वर्ण परिवर्तन कर सकता है, स्वयं के प्रयास से।
आप प्रयास कीजिए डॉक्टर बन जाइए, हमने प्रयास किया टीचर बन गए, कोई प्रयास करके कलेक्टर बन गया, नहीं कोई प्रयास करके रेलवे का मास्टर बन गया, कोई प्रयास करके रेलवे का जॉब ले लिया। नहीं, इसी समाज में कोई आईएएस की तैयारी कराने वाले टीचर भी हैं, इसी समाज में ग्रुप डी की भी तैयारी कराने वाले टीचर हैं। सबका अपने अपने जगह पे भाई रोल है और सबका समाज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो उसमें एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए तो गुण और कर्म के आधार पर जो जहां पे है उसमें किस प्रकार का भेदभाव, क्यों करेंगे भेदभाव, है ना। कर्मों के अनुरूप वर्ण परिवर्तन कर सकता था। आज डिफेंस में जाइए, पढ़ लिख के एकदम बन जाइए मेजर, क्या दिक्कत है। तब कहिएगा ना कि भाई आप डिफेंस के लोग हैं। तो आज जिसको जहां कोई गुण से संगीतकार बन गया, गीतकार बन गया, कोई एक्टर बन गया, कोई गायक बन गया, अपने गुण से ही ना। अब मैं गायक बन गया तो हम आपको गायक कैसे बना दूं? मैं अगर टीचर हूं तो आपको कैसे टीचर बना दूं? आपको तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ना उस स्तर पर पहुंचिएगा। कि नहीं वो बने हैं तो हम बनेंगे, कैसे होगा? आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत। इस तरह की जो समानता की बात होती है कि वो बने तो हम भी बनेंगे, आपको अवसर की समानता दी जाएगी। आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 पढ़िए, अवसर की समानता की बात है। समानता का मतलब ये नहीं है कि 4 लाख लोगों ने आईएएस का फॉर्म भरा तो 4 लाख लोगों को आईएएस बनाना पड़ेगा, क्योंकि समानता का बात है। भाई अवसर की समानता 4 लाख लोगों को दिया गया कि वो चाहे तो चाहे जो भी ग्रेजुएट है वो आईएएस का फॉर्म भर सकता है, मेहनत करेंगे अपना आईएएस बन सकता है। जो उसमें क्वालिटी होगा, जिसके पास गुण होगा वही आईएएस बनेगा। जिसको जहां पर जैसा गुण होगा उसके अनुरूप उसको पद मिलेगा। समानता का मतलब ये नहीं कि सब जितना लोग फॉर्म भर रहा है सबको दे दीजिए। अवसर की समानता सबके पास है, उसमें किसी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, किसी भी आधार का भेदभाव उसमें नहीं होगा। ये आज भी हमारे भारतीय संविधान के अनुसार है, ठीक है। तथा विभिन्न वर्णों के मध्य खान पान संबंध, वैवाहिक संबंध एवं अन्य सभी सामाजिक संबंध होते हैं। चूंकि सभी वर्ण समाज के बेहतर के लिए कार्य करते थे, चूंकि सभी ये चारों किस लिए काम करते थे? समाज के बेहतर के लिए कार्य करते थे। अंत वर्ण के मध्य कोई भी संस्करण एवं पदानुक्रम नहीं था वर्ण व्यवस्था में, ठीक है। सबका क्या काम था? समाज की बेहतर के लिए। हम भी काम कर रहे हैं समाज के बेहतर के लिए, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं समाज के बेहतर के लिए। नहीं, हर कर्मचारी आज लॉकडाउन में देखो ना, हर उस वर्ग को एक वॉरियर्स के रूप में देखा जा रहा है जो समाज में सफाई और चिकित्सा का काम कर रहे हैं। नहीं, सबका एक ऐसे जब नहीं मिलता था तो आप नहीं देखते थे, तो बस कॉमन देख रहे थे। लेकिन आज विपदा पड़ा है तो देख रहे हैं ना कि उसको कैसे, किस रूप में हम लोग, किस दृष्टि, एकदम साफ ही दृष्टिकोण चेंज हुआ है चिकित्सक को लेके, जो सफाई कर्मी है उनको लेके। तो क्यों? क्योंकि सब अपने अपनी जगह पे समाज के ही बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। समय पे पता चलता है कि वो ये भी सामाजिक कार्य है। तो सब अपने जगह पे बहुत महत्व रखते हैं देश के लिए, समाज के लिए, ठीक है। इसलिए फाइनली ये जो प्राचीन काल की व्यवस्था थी वो थोड़ा उत्तर वैदिक काल में आके बदली। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आया और कुछ नकारात्मक गुणों का वर्ण व्यवस्था में प्रवेश हुआ। तो उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था में कुछ नकारात्मक गुणों का प्रवेश हुआ, जिसे कालांतर में इसे जातिगत व्यवस्था के रूप में देखा गया या जातिगत व्यवस्था के रूप में परिणत हो गया। इसलिए वर्ण व्यवस्था समझना है, जरूरी है कि इसमें कुछ परिवर्तन उत्तर वैदिक काल से आना स्टार्ट हुआ और कालांतर में आगे चल के यही वर्ण व्यवस्था जातिगत स्वरूप धारण कर लिया। इसी जातिगत स्वरूप पे बहुत विवाद। वर्ण व्यवस्था पे कैसे विवाद? भाई ये तो क्वालिटी की बात करता है, इसे समझने की आवश्यकता है। इसे आज भी लागू है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। आज अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में ही लागू है, आज ग्रेड A, B, C, D के रूप में लागू है, लेकिन लागू तो है। तो निश्चित रूप से इसे समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार भारतीय समाज के विशेषता में जैसे अपने धर्म को देखा, वर्ण व्यवस्था को देखा, उसी प्रकार जाति व्यवस्था है।
तो हम जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय समाज की जो विशेषता है उसमें जो हम जाति व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो उसका क्या संदर्भ है, क्या मतलब है, भारतीय समाज में जाति का मतलब क्या है, अभी आपने वर्ण व्यवस्था का मतलब समझा। तो सिंपली जाति तो निश्चित रूप से एक जटिल व्यवस्था है, ठीक है। भारतीय समाज के जो श्रम विभाजन की वास्तविक इकाई के रूप में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में प्रचलित रही है। जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में प्रचलित रही है। जाति व्यवस्था के विभिन्न जातियों को, ध्यान रखिएगा, विभिन्न जातियों को धार्मिक मान्यताओं द्वारा एक संस्करणात्मक व्यवस्था में बांट दिया जाता है, ठीक है, बांट दिया जाता है। जो जातियां जितने ऊंचे, यहां से कन्फ्लिक्टेड बातें हैं, जातियां जितने ऊंचे स्तर पर होती हैं उनको कई प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। माने जो उच्च जाति का है उसे विशेषाधिकार प्राप्त है, और जबकि निम्न सोपान की जो जातियां हैं, ठीक है, उसको तो मानवाधिकार से भी वंचित होना पड़ा है। सबसे जो लास्ट वाली जो लाइन है, ठीक है, कि जो जितने उच्च जाति का है उसको विशेषाधिकार उतने ही मिल रहा है, और जो निम्न सोपान का है उसको मानवाधिकार से भी वंचित होना पड़ रहा है। यही जो जाति व्यवस्था की जो अमानवीय व्यवस्था है, इसको लेके हमेशा से इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिकार होता रहा है और होना ही चाहिए, ठीक है। निश्चित रूप से ये समाज, यही जो व्यवस्था है ना, यही हमारे समाज का कोड है, नहीं, समाज का यही कोड है। तो भारतीय समाज की जो जातिगत संरचना में जातीय व्यवस्था के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी इसे हस्तांतरित और इसे संस्कृत किया है, या इसे हस्तांतरित कर इसे संस्कृत किया है, या फिर इसे हस्तांतरित किया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जिस जाति में आप जन्म ले लिया उसी जाति के पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाइएगा। वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था, अब जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका वर्ण होगा, लेकिन जाति व्यवस्था वो अनुवांशिक हो जाता है। जिस जाति में जन्म लेंगे आप हमेशा उसी जाति में रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आप वही जाति के होके रहेंगे। इसी कारण से जो जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, आप देखिए यहाँ पे 4-5 पॉइंट मैंने दिया है जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। जैसे जाति व्यवस्था से क्या होगा, पहली विशेषता इसकी कि समाज का खंडात्मक विभाजन हो गया, ठीक है। दूसरा, आनुवांशिकता पर आधारित अर्थात सदस्यता का जन्म से ही, जाति व्यवस्था जो कि आनुवांशिकता पर आधारित थी तो निश्चित रूप से जो जाति है वो जन्म से ही निर्धारित हो जाती थी। किसी जाति की सदस्यता के लिए हमको उस जाति में जन्म लेना पड़ेगा तो उस जाति के हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आनुवांशिक पर आधारित था जाति व्यवस्था, अर्थात सदस्यता जन्म से ही आपको किसी खास जाति की मिल सकती थी, ठीक है। जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति के हो जाएंगे। जाति व्यवस्था में एक जाति का विवाह अपने ही जाति में होगा, अब जिस जाति के हैं वही जाति में ब्याह करेंगे, ये वो जाति व्यवस्था का भी विशेषता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम बता विशेषता रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसे जाति व्यवस्था यानी कि मूल रूप से ही इसका एक नकारात्मक पहलू है, मूल रूप से ही ये समाज को तोड़ने वाली व्यवस्था नहीं है ना। जाति से संबंधित सामाजिक जीवन के नियम, और जाति के अपन अपन सामाजिक जीवन है, उसके अपन अपन नियम है, नहीं। इसीलिए इतना जो समझाने के बाद हमने फाइनली वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या कर दिया, अंतर कर दिया, ताकि आपको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर करने आए, ना कि आप दोनों को एक मान लें, ठीक है। वर्ण और जाति में क्या अंतर है कि वर्ण एक प्रगतिशील व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था असमानता, अन्याय एवं शोषण पर आधारित है। जाति असमानता, अन्याय एवं शोषण पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था है, अखिल भारतीय स्तर पर यह पाया जाता है, प्राचीनतम है, जबकि जाति व्यवस्था समानता, अन्याय एवं शोषण पर बंद व्यवसाय है, ये बंद व्यवस्था कहिए। और ये खुली व्यवस्था या खुली व्यवसाय का, या व्यवसाय भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, का मतलब है
कि आप किसी भी टाइम में किसी भी कर्म में जा सकते हैं, कार्य में जा सकते थे। लेकिन जो जाति व्यवस्था थी, आप जिस जाति के हैं, खास विशेष जाति के, आप वही काम करेंगे। नहीं, अगर आप किसी ऐसे वर्ग से काम करते हैं जिसका काम निर्धारित है, उसका अनुवांशिक तौर पे जन्म दर जन्म उसकी फैमिली, उसके बच्चे वही काम करते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ये बंद व्यवसाय शब्द का मैंने प्रयोग किया जाति व्यवस्था के अंदर। स्थानीय होता था, ठीक है, हजारों जातियां हुई और उत्तर वैदिक काल से ये जटिलता आना स्टार्ट हुआ भारतीय समाज। तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था को आपको समझना ही पड़ेगा, भारतीय व्यवस्था को, भारतीय समाज को समझने के लिए, ठीक है। और देखते ही ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ व्यवस्था है। लेकिन फिर भी आप भारतीय समाज की अध्ययन कर रहे हैं तो बिना जाति व्यवस्था को जाने भारतीय समाज का अध्ययन निश्चित रूप से बेमानी सा प्रतीत होगा, ठीक है। अब जाति व्यवस्था की जो अन्य बातें हैं, ठीक है, उसे भी समझने की आवश्यकता है, ठीक है। समझते हैं। अगला जो पड़ाव है जाति व्यवस्था का, वो है जाति व्यवस्था का निरंतरता के कारण। आखिर जाति व्यवस्था हमारे समाज में निरंतर क्यों बना रहा, ये भी जानना जरूरी है। और ध्यान से सुनिए, अंत में 2 क्वेश्चन है, आपको लिखना है, ठीक है। अंत में 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको लिखना है और इसी वीडियो के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको कैमरे में ये सीन ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक एक शब्द बोल के बता दूंगा, जिससे आपको सुनने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। लिखना भी हो तो आप आराम से हमारी आवाज को भी सुन के लिख सकते हैं। बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी। ध्यान से सुनेंगे कि आखिर जाति व्यवस्था निरंतर क्यों बना रहा हमारे समाज के अंदर। तो एक तो ठीक है कि सामाजिक में, अपने समाज में असमानता, अन्याय और शोषण, ये वास्तविकता है हमारे समाज की, निश्चित रूप से वास्तविकता है, ठीक है। चाहे वो असमानता, अन्याय या शोषण जाति के आधार पे हो, अर्थ के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, ये हमारे समाज की वास्तविकता तो है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था के जो निरंतरता के कारण जो है, समाज में हमेशा बने रहने के जो कारण है, वो है पहला, सामाजिक जीवन में जाति की उपस्थिति। सामाजिक जीवन में जाति की उपस्थिति, ये कैसे समझेंगे कि सामाजिक जीवन में किस आधार पर जाति की उपस्थिति है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात कि व्यक्ति के स्व के विकास से पहले, हमारा विकास होगा उससे पहले ही नहीं, हम जब विकास करते हैं या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले ही जो जातिगत हमारे विकास से पूर्व ही, पहले ही परिवार के द्वारा जो जातिगत पूर्वाग्रह है, ध्यान रखिएगा, परिवार के द्वारा जो जातिगत पूर्वाग्रह है, भेदभाव है, पूर्वाग्रह, भेदभाव संबंधित गलत धारणाएं उसके व्यक्तित्व में डाल दी जाती है। अगर छोटा बच्चा अपनी जाति कैसे जानता है? नहीं, आखिर हम उसे बताते हैं तभी तो कि कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी जाति का है, उसकी मानसिकता में आया कहां से। निश्चित रूप से ये एक बात है जो निरंतर बना हुआ है, उसके व्यक्तित्व में डाल दी जाती है, जिसके कारण वह जातिवादी संबंधित मानसिकता, ये बहुत जरूरी है, मानसिकता शब्द का प्रयोग। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो मानसिकता की लड़ाई है, ठीक है। ये अगर हम जीत गए तो सारी समस्याएं खत्म। मानसिकता या दुर्भावना का शिकार हो जाता है, जिसके कारण वो जातिवादी संबंधी मानसिकता या दुर्भावना का शिकार हो जाता है। पुनः जाति के आधार पर विवाह, सामाजिक भूमिका में निर्वहन के क्रम में जाति की प्राथमिकता के कारण यह सामाजिक जीवन में निरंतर बना हुआ है। जातीय के आधार पर विवाह होगा, जातीय के आधार पर सामाजिक भूमिका का निर्वहन होगा, इसके आधार पर समाज में ये व्यवस्था कंटिन्यू बनी हुई है और आगे भी बने रहने की संभावनाएं हैं। दुर्भावना का शिकार ऐसी नहीं है कि कोई निम्न जाति का या उच्च जाति का ही व्यक्ति है, हर स्तर पे है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इस आधार पे भी अगर देखें तो हमारी, अगर मान लीजिए कि दलित जाति की बात करें तो दलित में भी दलित से छुआछूत की भावनाएं हमारे समाज में नहीं है ना। आप बीच में ओबीसी वर्ग में आए तो उसमें भी छुआछूत की भावनाएं रही हैं। आप जनरल कैटेगरी में आए तो उसमें भी छुआछूत की भावनाएं रही हैं। हम इस जाति, इस
इस कैटेगरी की खास जाति में विवाह नहीं करते, इसका हम छुआ हुआ पानी नहीं पीते। ऐसी धारणाएं हमारे समाज में सदियों से बनी रही है। आज अब आधुनिक युग में 21वीं सदी में भी कहीं कहीं सुनने को मिल जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज को जानने के लिए जाति के अंदर जाति और उसके अंदर भी भेदभाव है ना। आप जनरल, ओबीसी, दलित करते रहते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा अपने अंतर आत्मा में जाके समझने की आवश्यकता है कि हम कितने भेदभाव से ग्रसित हैं अपने ही समाज में, अपने ही समुदाय में, अपने ही लोगों के अंदर। तो निश्चित रूप से यह समझने की आवश्यकता है। हम लोग निश्चित रूप से बहुत बड़ा खाई किए हुए हैं, लेकिन जनरल में छुआछूत की भावना है, खास जाति में उस जाति के अंदर भी छुआछूत की भावनाएं रही हैं। हम इसी समाज के लोग हैं, निश्चित रूप से ये चीज हमको पता है कि कहाँ पे कैसे कौन सी चीजें होती हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह से हमारे समाज में जाति व्यवस्था, छुआछूत व्यवस्था, असमानता, भेदभाव, शोषण, अन्याय घुसा हुआ था। ठीक है। और जो दूसरा कारण है जाति व्यवस्था की निरंतरता का, वह है आर्थिक क्षेत्र में जाति की निरंतर। आर्थिक क्षेत्र में कुछ खास जाति के लोग ही कुछ खास व्यवसाय करेंगे, ये भी एक है। ठीक है। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भी जाति की उपस्थिति देखी जाती है। जिनके परंपरागत व्यवसाय जाति विशेष से संबंधित रहे हैं, बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में भी इन जातियों ने अपने परंपरागत व्यवसाय से संबंधित विशिष्टीकरण के कारण अपनी स्थिति मजबूत की है। तो समझिए कि कोई कुछ खास जाति का कुछ खास क्षेत्र में विशिष्टीकरण होता है जिसे वो बनाए हुए हैं, और इस वजह से भी निरंतरता बनी हुई है जाति व्यवस्था की, है ना। कई एग्जाम्पल हमारे समाज में है। आप चाहें तो आंसर लिखते समय बड़ा ही निरपेक्ष तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में निरंतरता तो एकदम साफ आपको दिखेगा, दिखता तो सब जगह साफ है। तो आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में जो जाति की जो निरंतरता वो क्या है कि राजनीति ने भी जाति व्यवस्था को संस्थाकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति के नाम पर उम्मीदवारों का चयन होता है कि नहीं होता है? जाति के नाम पर उम्मीदवारों का चयन होता है कि नहीं होता है? होता है। मंत्रिमंडल का गठन भी जाति के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। मैं ये कंफर्म नहीं करूं, लेकिन इसकी भावनाएं आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम जैसे लोग यहाँ पर बैठ के देखते रहते हैं कि कहाँ पे कौन हमर जात के कौन नेता बना है कि नहीं बना है। ना समझे? हम जैसे लोगों का मतलब समाज में हम लोग आम जनता क्या सोचते हैं? नहीं, ये बड़ा अनुचित शब्द लगता है कि हमारा सांसद चोर है। 10 लाख लोग वोट करते हैं उस सांसद को चुनने के लिए। 10 लाख ईमानदार लोग एक चोर को कैसे चुन लेता है? नहीं, तो 10 लाख चोर ही मिलकर एक चोर को चुनेगा। 10 लाख चोर मिलके एक चोर को अगर चुनता है तो कितना महान चोर चुनेगा वो। तो इसलिए इस तरह की बातें कहने, हम समझदार बनेंगे जिस दिन उसने हमारे नेता, क्योंकि संप्रभुता हमारे हाथों में है, वोट देने की शक्ति हमारे हाथों में है ना। हम जिस भावना के शिकार हैं उस भावना के आधार पर राजनीतिक गोटी खेली जाती है, सेकी जाती है। समझे कि नहीं समझे आप? तो राजनीति में जाति के प्रयोग का व व्यवहार को बढ़ा दिया गया है, जिस कारण निरंतरता बना हुआ है। मंत्रिमंडल से लेके उम्मीदवार के नाम से लेके सब कुछ जाति के आधार पर राजनीति में अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी निरंतरता बनी रहेगी। एक नोट हमने दिया यहाँ पे कि इन सभी में एक बात और भी जानना जरूरी है कि जो आरक्षण है, आरक्षण संबंधित जो बात है वो जातिगत नीतियों के कारण भी जाति व्यवस्था बनी हुई है। आरक्षण वाली जो जातिगत नीतियां है उसके कारण भी जाति की निरंतरता बनी हुई है। कई जातियां आरक्षण का लाभ लेने हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ हेतु अपनी जातिगत पहचान को बनाए रखती है कि भाई कल्याणकारी लाभ नहीं मिल सके। ठीक है, अतः इस कारण भी जाति व्यवस्था हमारे समाज में बना हुआ है। ये है आपको जाति व्यवस्था की निरंतरता के कारण और उसको मेंटेन अभी तक बना हुआ है। इसके 3 कारण, उसके साथ साथ आरक्षण भी एक वजह हो सकता है ना। और 2 सवाल हमने अंत में दिया है, मैं सवाल पढ़ देता हूं, आपको सवाल का उत्तर लिख के दिखाना है। पहला क्वेश्चन आपको ये लिखना है 300 शब्दों में कि भारतीय समाज के संस्थागत आधारों की चर्चा करें।
जिन्होंने सामाजिक असमानता, अन्याय एवं शोषण को लंबे ऐतिहासिक कालक्रम में न्यायोचित ठहराया है। इसको आप लिखोगे 300 शब्द में। एक क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने जहां शिक्षा, जागरूकता एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का निर्माण किया है, वहीं दूसरी ओर असमानता एवं अन्याय पर आधारित जाति व्यवस्था हमारे समाज की वास्तविकता बनी हुई है। जाति व्यवस्था हमारे समाज की वास्तविकता बनी हुई है। इस आंसर, इसको भी आपको आंसर करना है 300 शब्दों में। ध्यान रखेंगे, इन दोनों सवालों का उत्तर आपको लिख के दिखाना है, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका भारतीय समाज में जाति, वर्ण व्यवस्था और धर्म की विशेषता। ठीक है, और इसे समझने का प्रयास कीजिए और देखिए इस दृष्टिकोण से समाज को, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको जानना कितना जरूरी था। ठीक है, ठीक है, तो नमस्ते।